तरह से हम देखें कि ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर हम संक्रमण तत्वों के यौगिकों के आयनिक गुण तथा सहसंयोजक गुण का अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं संक्रमण तत्वों के यौगिकों के जिस यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था जितनी उच्च होगी उसमें कोवलेंट कैरेक्टर सहसंयोजक गुण उतना ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं फजांस रूल के अनुसार कोवलेंट कैरेक्टर के लिए धन आयन का आकार छोटा होना चाहिए तथा ऋण आयन का आकार बड़ा होना चाहिए। धन आयन का आकार जितना छोटा होगा वह ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ज़्यादा पोलराइज्ड कर पाता है। हम जानते हैं कि जो ध्रुवीय यौगिक होगा उसमें स्पष्ट धन आवेश धन ध्रुव और स्पष्ट ऋण आवेश ऋण ध्रुव होते हैं, लेकिन जब कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है उसमें दोनों के मध्य में इलेक्ट्रॉन घनत्व होना चाहिए। तो जब धन आयन का आकार छोटा होता है और ऋण आयन का आकार बड़ा होता है तो वो ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींच लेता है और ये गोलाकार न रहकर इस प्रकार से इसका शेप परिवर्तित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व बीच में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन घनत्व का बंध से जुड़े हुए परमाणुओं के मध्य में उपस्थित होना ही कोवलेंट कैरेक्टर कहलाता है। तो इस तरह से हम देखें कि जब हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो जब तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो उस समय उसमें से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और उस पर अधिक धन आवेश आ जाता है और जितना अधिक उस पर धन आवेश होगा उतना उसका आकार छोटा हो जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब संक्रमण तत्व जिसमें अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होंगे उस समय उनके यौगिकों में कोवलेंट कैरेक्टर अधिक होगा, जबकि जिसमें वो अपनी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होंगे वहाँ पर उनमें आयनिक गुण ज़्यादा पाया जाएगा। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं, एक है MnO मैग्नीज ऑक्साइड, दूसरे में हम देख रहे हैं MnO2 और तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है MnO4-। अब यहाँ पर हम देखें कि जो पहला उदाहरण है उसमें हम MnO, यहाँ पर हम देखें कि जो मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 है तथा MnO2 में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, जबकि MnO4- यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 है। तो और देखा भी गया है कि जब हम इनके गुणों का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर जो MnO है यह मैग्नीज ऑक्साइड है, यह पूरी आयनिक गुण प्रदर्शित करता है, इसका स्पष्ट क्रिस्टल लैटिस होता है, जबकि MnO2 में कुछ आयनिक और कुछ कोवलेंट दोनों ही गुण पाए जाते हैं, जबकि MnO4- जो आयन है वो उसमें पूरी तरह से यह कोवलेंट कैरेक्टर का होता है। इसी तरह से हम क्रोमियम के ऑक्साइडों का उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनके ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, जब परमाणु सामान्य अवस्था में होता है तो उसकी एक परमाणु साइज होती है, जब वह आयनिक अवस्था में आ जाता है और जब उससे इलेक्ट्रॉन जैसे कि क्रोमियम 2+ आयन जब बनाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और इस स्थिति में बाहर निकलने की वजह से वह बचे हुए जो इलेक्ट्रॉनों को उसका जो नाभिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी ओर आकर्षित करता है और इस स्थिति में इसकी साइज़ छोटी हो जाती है और यही कारण है कि जिसमें इनकी साइज़ छोटी होगी यानी कि इनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होगी उस समय ये ऋण आवेशित आयनों को ज़्यादा पोलराइज्ड कर पाएंगे और इनमें कोवलेंट कैरेक्टर अधिक पाया जाएगा। इसी तरह से हम इनके और गुणों का भी अध्ययन कर सकते हैं, जैसे हम ले मैग्नीज ऑक्साइड MnO, Mn2O3 तथा Mn2O4 और Mn2O7, ये मैग्नीज के भिन्न भिन्न ऑक्साइड हैं। यदि हम MnO की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, Mn2O3 में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, MnO4 में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है, Mn2O4 में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था
+5 होती है तथा Mn2O7 में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। और जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि इनमें कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनके ऑक्साइडों में अम्लीय गुण बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोवलेंट कैरेक्टर है वह अधातुओं का गुण होता है और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें जो MnO है, मैग्नीज ऑक्साइड है, यह पूरी तरह से क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके बाद हम देखें Mn2O3, यह भी कुछ उससे कम क्षारीय प्रकृति का होता है। MnO2 जहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसी तरह से अंत में हम देखें जो Mn2O7 है, जहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, वहाँ पर यह पूरी तरह से अम्लीय प्रकृति का होता है। तो जैसे जैसे हम देखें कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जा रही है, इनमें कोवलेंट नेचर बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से हम क्रोमियम के ऑक्साइडों का उदाहरण लें तो क्रोमियम का ऑक्साइड जिसमें इसकी CrO, जिसमें कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, यह बेसिक क्षारीय प्रकृति का होता है। Cr2O3 जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है, जबकि CrO3 जिसमें कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है, यह एसिडिक नेचर का होता है। इसी तरह से हम वेनेडियम के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। यहाँ पर V2O3 वेनेडियम ट्राइऑक्साइड जिसमें कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ पर V2O4 जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है, यह कम क्षारीय प्रकृति का होता है, जबकि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है, यह पूरी तरह से उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनमें उच्च ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, इनकी जो गुण हैं वो कोवलेंट सहसंयोजी प्रकृति के होते जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संक्रमण धातुओं की से जुड़ी हुई एक और गुण को, और इनके मानक अपचयन विभव में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ देखते हैं। अब इनके जो मानक अपचयन विभव है हमें दो प्रकार से देखेंगे। एक प्रकार से हम देखेंगे जब ये Mn2+ से M में परिवर्तित होते हैं उस समय, और दूसरा में हम देखेंगे जब ये Mn3+ से Mn2+ में परिवर्तित होते हैं। अब जानें कि मानक अपचयन विभव, हम जानते हैं जो मानक अपचयन विभव है वह यह दर्शाता है कि कोई तत्व कितनी आसानी से अपचयित हो सकता है। यदि मानक अपचयन विभव का मान उच्च है किसी तत्व के लिए, तो यह दर्शाता है कि वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाएगा। और यदि उसके मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक है, कम है, तो यह दर्शाता है कि उसकी आयनिक अवस्था से अपचयित होने की प्रवृत्ति कम होगी, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम देखें कि जो संक्रमण धातुएं हैं उनके जब हम Mn2+ से M जाने की स्थिति में जब हम उनके मानक अपचयन विभव को देखते हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके मानक अपचयन विभव के मानों में देखें तो सभी के मान प्रायः ऋणात्मक हैं, यानी कि इनके Mn2+ से M यानी कि धात्विक अवस्था में अपचयित अवस्था में जाने की प्रवृत्ति कम है। और यही दर्शाता है कि इनकी क्यों जो Mn+2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्थायी होती है। यदि हम यहाँ पर डाटा पर गौर करें तो देखते हैं कि यहाँ पर सभी के मान ऋणात्मक हैं, जबकि कॉपर के लिए इसका मान धनात्मक है। और कॉपर के लिए इसका मान धनात्मक यह शो करता है कि यह आसानी से अपचयित हो सकता है।
और इसके इस गुण को हम जब इसकी क्रिया तनु अम्लों के साथ कराते हैं, तनु अम्ल तनु जैसे 1 मोलर HCl के साथ जब हम इससे कराते हैं तो इसे यह हाइड्रोजन गैस वो मुक्त नहीं कर पाता है, जबकि बाकी के अन्य जो तत्व हैं वह आसानी से अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी कि H+ आयनों को अपचयित करते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसके स्वयं के अपचयित होने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, इसलिए यह हाइड्रोजन H+ आयनों को अपचयित करके उसे हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित नहीं कर पाता है। हालांकि जो उच्च आक्सीकारक अम्ल हैं जैसे कि नाइट्रिक अम्ल हुआ तथा प्रबल तथा गर्म सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो आक्सीकारक हैं उनकी उपस्थिति में कॉपर जो है वह आक्सीकृत होता है तथा ये जो अम्ल हैं वो स्वयं अपचयित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जो कॉपर 2+ आयनों की अपचयित न होने की प्रवृत्ति है या इसके जो मानक अपचयन विभव का मान है वो ज़्यादा है, वह इसके जल योजन एंथैल्पी जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है उसके द्वारा यह संतुलित नहीं हो पाता है और यही कारण है कि यह आसानी से अपचयित होने की प्रवृत्ति रखता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखें कि मैग्नीज और जिंक, इनके लिए जो मानक अपचयन विभव के मान हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऋणात्मक हैं और इनके ऋणात्मक होने की प्रवृत्ति ये दर्शाती है कि ये सबसे कम मात्रा में अपचयित होना चाहते हैं, यानी कि इनकी अपचयित होने की प्रवृत्ति बहुत कम है। इसके पीछे कारण हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि जब मैग्नीज Mn2+ आयन बनाता है उस स्थिति में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह एक स्थायी विन्यास होता है जिसमें इसे 3d5 विन्यास इसे मिलता है और यह एक स्थायी अवस्था होती है और इसीलिए यह इसी अवस्था में रहना चाहता है और मैग्नीज आसानी से Mn2+ से Mn में अपचयित नहीं होता है। इसी तरह से हम जिंक के देख सकते हैं। जिंक में भी हम देखें जब जिंक 2+ आयन में परिवर्तित होता है तो इसका जो विन्यास है वह 3d10 होता है जो कि एक पूर्ण पूरित d ऑर्बिटलों का विन्यास है और एक स्थायी अवस्था है और इसीलिए यह भी आसानी से अपचयित होकर जिंक धातु में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। इसके बाद हम देखते हैं इन धातुओं की Mn3+ से Mn2+ में जानने पर किस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि हम मानक इलेक्ट्रोड विभव में M3+ से M2+ में जाने की प्रवृत्तियां देखें तो यहाँ पर हम देखें सारणी देखकर स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो प्रारंभ के तत्व हैं स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनके लिए इनके मान पर्याप्त ऋणात्मक हैं, जबकि नीचे के तत्वों के लिए मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, इनके लिए इनके मान पर्याप्त उच्च हैं और खासकर जिंक के लिए इसका मान सर्वाधिक हो जाता है। यहाँ पर हम देखें जो स्कैंडियम का निम्न मान है ये दर्शाता है कि स्कैंडियम यहाँ पर स्कैंडियम 3+ अवस्था में ही रहना चाहता है। यह Mn3+ से Mn2 अवस्था में अपचयित नहीं होना चाहता है क्योंकि और यहाँ पर इस अवस्था ये इसके लिए पर्याप्त स्थायी होती है और यहाँ पर हम देखें कि स्कैंडियम का +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला कोई यौगिक भी हमें दिखाई नहीं देता है और इसकी जो स्कैंडियम 3+ अवस्था है वही स्थायी होती है। दूसरी ओर हम जिंक के लिए देखें तो जिंक के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव का जो मान है, इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो पर्याप्त उच्च है। यह दर्शाता है कि यह आसानी से Mn3+ से Mn2+ में परिवर्तित हो जाएगा। मानक अपचयन विभव का मान उच्च होने का तात्पर्य है कि यह स्वयं के अपचयित होने की प्रवृत्ति रखता है और यह आसानी से Mn3+ से Mn2+ में परिवर्तित हो जाएगा। और हम जानते हैं क्योंकि Zn2+ अवस्था में जाने पर जिंक को एक स्थायी विन्यास प्राप्त होता है और वो है 3d10 और वह इसी अवस्था में रहना चाहता है और इसीलिए हम देखें कि जिंक की अधिकांश यौगिकों में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही देखने को मिलती है।
इसी तरह से हम देखें कि मैग्नीज का मान भी यहाँ पर पर्याप्त उच्च होता है और यह दर्शाता है क्योंकि मैग्नीज जब 2+ अवस्था में होता है तो इस अवस्था में इसका जो विन्यास है वो D5 अवस्था में होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि इसलिए यह भी एक स्थायी अवस्था होती है और यह इस अवस्था में यहाँ पर आसानी से जाता है। इसी तरह से हम देखें कि आयरन का इसका जो मान है वो निम्न मान है और यह दर्शाता है कि यह Mn3+ से Mn2+ में जाने की टेंडेंसी नहीं रखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब यह Mn3+ अवस्था में होता है तो इस समय इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d5 होता है, जो कि एक स्थायी संरचना होती है। और यही कारण है कि आयरन के यौगिकों में इसकी जो +3 वाली ऑक्सीडेशन वाली अवस्था है वो ज़्यादा स्थायी होती है। इसी तरह से हम वेनेडियम का भी ले सकते हैं। वेनेडियम का भी जो निम्न मान दिखा रहा है और यह दर्शाता है कि इसकी जो 2+ अवस्था है वही स्थायी होती है। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि इस अवस्था में इसके जो D में से T2G ऑर्बिटलों में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह एक स्थायी अवस्था होती है, इसीलिए इसके लिए जो वेनेडियम 3+ से वेनेडियम 2+ में जाने की जो प्रवृत्ति होती है वो काफ़ी निम्न होती है और यह आसानी से वेनेडियम 2+ आयन बना लेता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो मानक अपचयन विभव की प्रवृत्तियां हैं, इसके आधार पर हमें इनके भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की बात समझ में आ जाती है। कई बार प्रश्न दिया जाता है कि अब क्रोमियम 2+ एक अपचायक है जबकि मैग्नीज 3+ ऑक्सीकारक होता है। जबकि हम देखें कि क्रोमियम 2+ का जब कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो यहाँ पर इसके भी d ऑर्बिटलों में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि D4 विन्यास इसका होता है और यही विन्यास हमें मैग्नीज का दिखाई देता है। इससे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि क्रोमियम जब Cr2+ आयन अवस्था में होता है तो इसके पास D4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं d ऑर्बिटलों में, और जब यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपचायक का गुण प्रदर्शित करता है उस समय इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन T2G सेट ऑर्बिटलों के सेट में होते हैं, जो कि एक स्थायी अवस्था होती है और इसीलिए क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपचायक होने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर यदि हम मैग्नीज 3+ की बात करें तो मैग्नीज 3+ जो अवस्था होती है वह उसमें मैग्नीज के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यदि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसे एक स्थायी 3d5 विन्यास प्राप्त हो जाएगा और इसीलिए यह Mn3+ की प्रवृत्ति होती है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mn2+ अवस्था में जाने की, और इस तरह से यह एक ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है और क्योंकि इसे Mn2+ अवस्था में स्थायी D5 विन्यास प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह से मुख्य रूप से कोई भी स्पीसीज जो आयनिक अवस्था में है वह स्थायित्व प्राप्त करना चाहती है। यदि किसी को इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायित्व मिलता है तो वह उतने अच्छे अपचायक का गुण प्रदर्शित करेगी, और यदि किसी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्टेबल और विन्यास प्राप्त होता है तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यानी कि प्रवृत्ति स्थायी अवस्था प्राप्त करेगी और इस अवस्था में यह एक ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। तो किसी भी स्पीसीज का अपचायक की तरह व्यवहार करना या ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करना यह पूरी तरह से उनको स्थायी विन्यास प्राप्त करने होता है। इसके बाद हम देखते हैं संक्रमण धातुओं के उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियां किस प्रकार के इसमें ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो संक्रमण धातुएं हैं वो इनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रायः हैलोजन्स के साथ तथा ऑक्सीजन के साथ देखने को मिलती हैं। यदि हम यहाँ पर धातुओं के हैलाइडों की तुलना करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनमें जो
इसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जब 6 है तो उस समय ये जो इनके हैलाइड वो केवल ये फ्लोराइड के साथ बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड ये बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस अवस्था में जो फ्लोराइड है क्योंकि प्रबल इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनके द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण कर लेता है। इसके बाद हम देखें कि जैसे जैसे हम नीचे की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में आते जाते हैं वहाँ पर हमें इनके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जैसे हैलाइड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम देखें कि वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड जो है केवल पेंटाफ्लोराइड ही प्रदर्शित करता है जो कि एक स्थायी है, और अन्य इसके जो हैलाइड होते हैं वह स्थायी नहीं होते हैं और यह जल अपघटित हो जाते हैं, और जब जल अपघटित होते हैं तो ये ऑक्सो हैलाइड बनाते हैं, जैसे कि VOX3 प्रकार के ये हैलाइड बनाते हैं। इसके अलावा हम देखें कि वेनेडियम का डाई ऑक्साइड भी देखने को नहीं मिलता है, जबकि इसके यहाँ पर हम देखें कि डाई क्लोराइड, डाई ब्रोमाइड तथा डाई आयोडाइड ये देखने को मिलते हैं। वेनेडियम का जो डाई फ्लोराइड है वह देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह से हम देखें कॉपर, तो कॉपर में हम देखें CuF2, CuCl, CuBr2 ये देखने को आसानी से मिलते हैं, और लेकिन यहाँ पर कॉपर का जो आयोडाइड है वह देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके जो हैलाइड हैं इसमें जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है वह फ्लोराइडों के साथ ही देखने को मिलती है, जबकि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हमें अन्य तत्वों के अन्य हैलोजन के क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड देखने को मिलते हैं। कॉपर का आयोडाइड देखने को नहीं मिलता है, इसलिए है क्योंकि जो कॉपर 2+ है यह आयोडाइड आयनों को ऑक्सीकृत कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं कॉपर की स्वयं की अपचयित होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और इसीलिए जो कॉपर 2+ जब इसकी आयोडाइड आयनों के साथ क्रिया होती है, जैसे तो यहाँ पर हम देखें कि जब इसकी कॉपर जिसमें ये 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में है, जब इसकी आयोडाइड आयनों से क्रिया हो रही है तो यहाँ पर यह Cu2I2 बनाता है, जहाँ पर इसकी कॉपर की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह +1 है, यानी कि यह स्वयं +2 से +1 में अपचयित हो जाता है तथा आयोडीन को यह ऑक्सीकृत कर देता है। इसके बाद भी हम देखें कि ये जो कॉपर की +1 ऑक्सीकरण अवस्था है वह भी जलीय विलयन में बिल्कुल अस्थायी होती है, और साथ ही साथ यह जलीय विलयन में फिर असमानुपातित हो जाते हैं, यानी कि Cu जो प्लस है वह परिवर्तित होकर इसके जो 2 आयन हैं ये परिवर्तित होकर Cu2+ तथा Cu में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम जानते हैं कि जो असमानुपातन अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई एक स्पीसीज अपनी भिन्न भिन्न ऑक्सीकृत अवस्थाओं को प्रदर्शित करती है, जहां पर अभिकारक के रूप में जो इसकी ऑक्सीकृत अवस्था होती है वह माध्यमिक ऑक्सीकृत अवस्था होती है, तथा उत्पाद में इसकी उच्च तथा निम्न ऑक्सीकृत अवस्था दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉपर जो अभिकारक के तौर पर यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, जबकि यह उत्पाद में यह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तथा कॉपर यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम देखें कि जो कॉपर 2+ का जो स्थायित्व है वह कॉपर +1 से बहुत अधिक होता है, और यही देखते हैं कि इसके जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले कंपाउंड हैं वो हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसके पीछे जो कारण है वह है इसकी जल योजन ऊर्जा। इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसका मान बहुत अधिक होता है, और हाइड्रेशन एनर्जी का मान जो है बहुत अधिक ऋणात्मक होने की वजह से यह स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। हालांकि जब हम इसकी आयनन ऊर्जा को देखें, यदि दोनों को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि जो कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एनर्जी है वो -2121 है, जबकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो 2+ के लिए है, कॉपर 2+ के लिए है, वह है 1958।
तो यहाँ पर हम देखें कि जो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है और इस वजह से यह विलियन फॉर्म में Cu2+ के रूप में स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसकी जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी है उसकी क्षतिपूर्ति इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के द्वारा हो जाती है और इसीलिए विलयन अवस्था में कॉपर 2+ आयन काफ़ी स्थायी होता है। इसके बाद हम देखें कि ऑक्सीजन भी संक्रमण तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है और इनके ऑक्साइडों में जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है वो प्रायः इनकी वर्ग की संख्या से मेल खाती है। जैसे हम देखें स्कैंडियम जो है वह स्कैंडियम ट्राईऑक्साइड प्रदर्शित करता है और यह इसके ग्रुप का नंबर भी है। इसी तरह से हम देखें कि टिटेनियम ऑक्साइड, तो टिटेनियम डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड तथा टेट्राऑक्साइड सभी प्रदर्शित करता है और लेकिन इसमें जो टेट्राऑक्साइड है वह सबसे ज़्यादा स्थायी होती है। इसी तरह से वेनेडियम को हम देख सकते हैं कि वेनेडियम भी है, यह मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, टेट्रा और पेंटाऑक्साइड शो करता है। तो इनकी जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था हम देख रहे हैं वह इनकी वर्ग संख्या से मेल खाती है। इसी तरह से क्रोमियम जो है, क्रोमियम भी जो सबसे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है उसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है CrO3 में और यह इसके ग्रुप का नंबर भी है। इसी तरह से हम मैग्नीज में देखें तो मैग्नीज अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था Mn2O7 में प्रदर्शित करता है, जहां पर यह +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है और यह इसके ग्रुप का नंबर भी होता है। लेकिन इसके बाद जब हम देखें कि जो आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ये इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है यह उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अपनी इनके वर्ग से मेल नहीं खाती है और ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड ही बनाते हैं। जैसे कि आयरन है वह +2 ऑक्सीकरण अवस्था तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आयरन Fe2O3 बनाता है, इसके अलावा यह Fe3O4 भी बनाता है तथा जो कि मिक्स ऑक्साइड है। इसी तरह से मैग्नीज भी Mn3O4 बनाता है जो कि मिक्स ऑक्साइड होता है। इसके अलावा जो मिक्स ऑक्साइड होते हैं जो कि इनके स्थायी नहीं होते और ये तुरंत अपने ज़्यादा स्थायी ऑक्सीकृत अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि Fe3O4 ये दो ऑक्साइडों Fe2O3 और FeO का मिश्रण होता है और यह इन दो ऑक्साइडों में ये परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से हम देखें कि जो कोबाल्ट है वह भी ट्राईऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड प्रदर्शित करता है और इसके अलावा यह एक CO कोबाल्ट ऑक्साइड भी बनाता है जिसमें कि यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। निकिल का सिर्फ एक ही ऑक्साइड मिलता है निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में और यह है निकिल ऑक्साइड NiO और जिसमें यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कॉपर के 2 ऑक्साइड ज्ञात हैं जिसमें इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +1 होती है और जिसमें यह Cu2O भी बनाता है, Cu2O बनाता है जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। जिंक केवल एक ही ऑक्साइड बनाता है और जिसमें ZnO और जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। तो इस तरह से हम देखें कि ऑक्सीजन भी, क्योंकि इसमें उच्च ऋण विद्युतता पाई जाती है और साथ ही साथ इसमें एक से अधिक बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, इस वजह से यह संक्रमण तत्वों के उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करती है। आइए अब हम जानते हैं कि संक्रमण तत्वों के मानक अपचयन विभव तथा उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता, इनमें किस प्रकार का संबंध होता है। संक्रमण तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता हम देखें तो पर्याप्त रूप से परिवर्तनशील होती है। इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वह अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है।
बहुत सी जो धातुएं हैं वो पर्याप्त विद्युत धनी होती हैं तथा कुछ जो है आसानी से खनिज अम्लों के साथ क्रिया कर लेती हैं, जबकि कुछ धातुएं हैं वह बिल्कुल उत्कृष्ट धातुओं की तरह व्यवहार करती हैं और सामान्य जो तनु अम्ल होते हैं या सामान्य जो खनिज अम्ल होते हैं उनके साथ भी ये क्रिया नहीं करती हैं। यदि हम देखें तो श्रेणी में कॉपर को छोड़कर, यदि हम 3D श्रेणी की बात करें तो 3D श्रेणी में कॉपर को छोड़कर अन्य धातुएं सभी अपेक्षाकृत अभिक्रियाशील होती हैं और साथ ही साथ ये केवल 1 मोलर H+ आयनों यानी कि तनु अम्लों के साथ भी ये ऑक्सीकृत हो जाती हैं और तथा इसमें से इन अम्लों से क्रिया कराने पर यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, यानी कि H+ आयनों को ये अपचयित कर देती हैं। हालांकि जो इनकी जो अभिक्रिया की दर है उसमें हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। यदि हम प्रथम श्रेणी के तत्वों को लें तो सबसे पहले हम देखें स्कैंडियम। यह तनु अम्लों के साथ बिल्कुल निष्क्रिय रहता है। इसके साथ टिटेनियम, वेनेडियम, ये भी हम देखें कि जो यह तनु अम्लों के साथ बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, जो कि इनके मानक अपचयन विभव के ऋणात्मक मानों से भी प्रदर्शित होते हैं। मानक अपचयन विभव के जो ऋणात्मक मान हैं वह यह दर्शाते हैं कि ये आसानी से स्वयं अपचित होने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं और इसीलिए ये जो अम्लों के साथ हैं वह निष्क्रिय रहते हैं। इसके अलावा हम देखें कि जब हम क्रम से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि मैग्नीज के जो मानक अपचयन विभव का मान है वह पर्याप्त रूप से अधिक ऋणात्मक दिखाई देता है, जो कि इसकी जो सामान्य जो ट्रेंड है उससे मेल नहीं खाता है और ये इसीलिए इसलिए क्योंकि ये जो इसमें इसकी जो Mn2+ अवस्था होती है वह सबसे स्थायी अवस्था होती है और यह जिसमें इसे D5 विन्यास प्राप्त होता है और इसीलिए यह एक स्थायी अवस्था होने की वजह से यह स्वयं अपचयित होने की प्रवृत्ति बहुत ही कम इसकी होती है और यही कारण है कि इसके जो मानक अपचयन विभव का मान है जो Mn2+ से Mn अवस्था में जाने के लिए है वह काफ़ी ज़्यादा ऋणात्मक होता है, जो कि इसके अपचयित न होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी तरह से हम देखें कि यहाँ पर आगे चलने पर निकेल का मान भी अपने ट्रेंड से बिल्कुल अलग होता है। इसी तरह से हम जिंक के मानों को भी हम देखें तो जिंक का मान भी अपने ट्रेंड से काफ़ी ज़्यादा ऋणात्मक हमें दिखाई दे रहा है और यह भी अवस्था होती है क्योंकि Zn2+ अवस्था में जो इसका मान बहुत ज़्यादा ऋणात्मक दर्शाता है कि यह आसानी से अपचयित होने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, क्योंकि Zn2+ अवस्था में इसे D10 का स्थायी विन्यास प्राप्त होता है और यह इसी अवस्था में रहना चाहता है। इसीलिए यह अपचयित होने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, बल्कि यह ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति रखता है और इसीलिए यह तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त कर देता है। इसी तरह से हम देखें कि वेनेडियम 2+ आयन, टिटेनियम 2+ आयन तथा क्रोमियम 2+ आयन ये भी जलीय विलयन में प्रबल अपचायक होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्वयं ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति रखते हैं और इसीलिए ये अम्लों के साथ क्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन मुक्त कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम भी इनकी इस क्रियाशीलता को इनके मानक अपचयन विभव से जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनका जो मानक अपचयन विभव है इसका मान भी हम देखें कि बहुत अधिक ऋणात्मक होता है, जो इसके स्वयं के अपचयित होने की क्षमता के कम मान को दर्शाता है। अर्थात ये स्वयं अपचयित होने की क्षमता न रखते हुए ये स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं तथा अम्लों में से जो H+ आयन हैं उन्हें हाइड्रोजन H2 में अपचयित कर देते हैं। यहाँ पर हम देखें क्रोमियम जो कि 2+ अवस्था में होता है, जब यह अम्ल
के H+ आयन के साथ जब यहाँ पर क्रिया कर रहा है तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम 3+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये 2+ से 3+ में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है यह स्वयं ऑक्सीकृत हो रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है H+ से H2 गैस में परिवर्तित हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन जो है H+ से शून्य ऑक्सीकृत अवस्था में जा रही है। इसका मतलब है हाइड्रोजन अपचयित हो रही है। और इसीलिए इनके जो मानक अपचयन विभव के ऋणात्मक मान ये दर्शाते हैं कि ये क्यों अम्लों में से आसानी से हाइड्रोजन गैस विमुक्त कर देते हैं। इसी तरह से हम इनकी Mn3+ से Mn2+ अवस्था में जाने पर इनके मानक अपचयन विभव के मान को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैग्नीज 3+ से मैग्नीज 2+ में जाने पर तथा कोबाल्ट 3+ का कोबाल्ट 2+ से जाने पर जो मानक अपचयन विभव का मान है वह पर्याप्त धनात्मक होता है। यहाँ पर हम देखें मैग्नीज के लिए इसका मान 1.57 वोल्ट है, जबकि कोबाल्ट के लिए इसका मान +1.97 वोल्ट है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये जलीय विलयन में क्यों प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। यानी कि ये आसानी से मैग्नीज 3+ आयन से मैग्नीज 2+ आयन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखता है। और जब यह मैग्नीज 3+ से मैग्नीज 2+ आयन में जाएगा तो वह सामने वाले से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि सामने वाले को यह ऑक्सीकृत करेगा। और इस तरह से ये जलीय विलयन में प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्योंकि और यहाँ पर Mn3+ से Mn2+ में जाने पर हम जानते हैं कि मैग्नीज को एक स्थायी विन्यास प्राप्त होता है। और यह भी कारण है कि यह आसानी से ये स्वयं अपचयित होने की प्रवृत्ति रखते हैं और अपने जो कंपाउंड में ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। इसी तरह से हम क्रोमियम में दे सकते हैं। क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+ में कन्वर्ट होने पर इसके लिए जो मानक अपचयन विभव का मान है वह नेगेटिव होता है, -0.41 वोल्ट के है। जबकि यहाँ पर हम देखें कि आयरन के लिए आयरन 3+ से आयरन 2+ में जाने पर इसके जो मानक अपचयन विभव का मान है यह भी पर्याप्त धनात्मक होता है, जो यह दर्शाता है कि यह Mn3+ के रूप की अवस्था में ही स्थायी रहना चाहता है। यह Mn3+ से Mn2+ अवस्था में नहीं जाना चाहता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि क्रोमियम 2+ तथा आयरन 2+ इनमें कौन प्रबल अपचायक होगा और क्यों? तो हम देखें क्रोमियम के यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मूल अवस्था में होता है 3d5-4s1। और जब यह 2+ आयन बनाता है तो इसके 4s में से एक इलेक्ट्रॉन और 3d5 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और इसका विन्यास हो जाता है 3d4। अब यदि यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इसे 3d3 विन्यास प्राप्त होता है, और जो कि एक स्थायी विन्यास है। और इस अवस्था में यह आसानी से अपचायक के रूप में कार्य कर सकता है। दूसरी ओर हम देखें कि जब आयरन का जो मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है 3d6-4s2, और जब यह +2 आयन बनाता है तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और इसका विन्यास हो जाता है 3d5। इस अवस्था में यदि यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसे 3d5 स्थायी अवस्था प्राप्त होगी, और इसीलिए यह एक प्रबल अपचायक की तरह कार्य करना चाहता है। और इसीलिए यह आसानी से +3 ऑक्सीकृत अवस्था प्रदर्शित करना चाहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानक अपचयन विभवों के आधार पर हम इन धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं।